कोरोना संकट के बीच एक काली आफत भी सर पर मंडरा रही है। ब्लैक फंगस कोरोना के मरीज को तुरंत ठीक हुए लोगों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। ब्लैक फंगस से आंख पर असर, सांस की दिक्कत, सीने में दर्द और मानसिक स्वास्थ्य पर खतरनाक असर पड़ता है। कोरोना का खौफ खत्म हुआ नहीं कि एक और संकट सामने खड़ा हो गया। जी हां, केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें नए संकट के बारे में बताया गया है। यह संकट है म्यूकरमायोसिस का, जिसे ब्लैक फंगस इंफेक्शन भी कहते हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना से संक्रमित मरीज या इससे ठीक हुए मरीज में म्यूकरमायोसिस यानी ब्लैक फंगस का संक्रमण ज्यादा देखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के शरीर में बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। ब्लैक फंगस बीमारी में आंख, गाल और नाक के नीचे लाल हो जाता है। शरीर में दर्द, बुखार, खांसी, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत, खून की उल्टी, मानसिक स्वास्थ्य पर असर, देखने में दिक्कत, दांतों में दर्द, सीने में दर्द इस बीमारी के लक्षण हैं। इस साल इस बीमारी का और बुरे तरीके से हम लोगों पर आना बहुत एक संभावना है, क्योंकि ज़्यादा दवाइयाँ, ज़्यादा शरीर टूटा है, ज़्यादा स्टीरॉइड्स मिले हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस तरह के लक्षण जैसे नाक का बंद होना, एक तरफ आंख में दर्द होना, तालू का, दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज़ पे बहुत ध्यान दें विशेष, और अपने डॉक्टर को दिखाएं। एडवाइजरी में कहा गया है कि इन दिनों लोगों की डायबिटीज अनियंत्रित है और जो कोविड मरीज आईसीयू में ज्यादा दिन तक रहे हैं, अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो उनके लिए ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो सकता है। दरअसल ब्लैक फंगस संक्रमण से वायरस से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। यही वजह है कि यह खतरनाक है। पेशेंट्स हु आर इन द एल्डरली एज ग्रुप्स, मिडिल टू एल्डरली एज ग्रुप्स एंड हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, they are basically immunosuppressed. The immunity level of these patients is quite low, and when they get infection with the corona, the immunity further goes down. And because of the treatment with multiple immunomodulators as well as high doses of steroids, what happens is that these patients are on a very high chances of getting fungal infection. ब्लैक फंगस का खतरा बड़ा है। जरूरी है कि डायबिटीज के मरीज इसका विशेष ख्याल रखें। डायबिटीज को काबू में रखना इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। एहतियात के तौर पर कोविड-19 से ठीक होने के बाद ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करना चाहिए। स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। ब्लैक फंगस और इसका मेडिकल टर्म है म्यूकरमाइकोसिस। इसी पर और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर जेएम हंस है हमारे साथ, पद्मश्री अवार्डी हैं, डायरेक्टर हैं डॉक्टर हंस सेंटर फॉर ईएनटी, हियरिंग केयर एंड वर्टिगो के। डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं मेदांता अस्पताल। और साथ ही हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, पल्मोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, चेयरमैन है मेदांता हॉस्पिटल इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। लेकिन सबसे पहले यहां पर मैं रुक करना चाहूंगी डॉक्टर जेएम हंस साहब का। डॉक्टर जेएम हंस साहब, जिस तरीके से ये ब्लैक फंगस के केसेस सामने आ रहे हैं, फर्स्ट वेव में ये नहीं देखे गए थे, सेकेंड वेव में ये टर्म एकदम कॉमन हो गया है और अचानक से देखने को मिल रहा है। क्या ये किसी म्यूटेंट से रिलेटेड है और इसे हम थर्ड वेव में भी देखेंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और एक बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे बात करने के लिए। मैं बहुत बेसिक्स बात करूंगा। हमें पता है कि डायबिटीज में, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशंस में ये सब होता है, लेकिन ये होता क्यों है? आप देखिए, जब भी हम डायबिटिक होते हैं हमारा नेजल म्यूकोजा एसिडिक होता है, और ये फंगस एसिडिक में वैसे ये इनर्ट फंगस है, बिल्कुल कुछ नहीं करता, ये गंदगी में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही ये म्यूकोजा में आता है हमारे नाक के अंदर, और जैसे ही यहाँ पर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे कि एसिडिक एनवायरनमेंट मिलेगा, तो इसके हाइफी निकल जाएंगे, इसके टेंटिकल्स निकल जाएंगे। जैसे आपने कोरोना में देखा, जो बाहर उसके निकले रहते हैं, इसके फंगस के भी वो निकल जाते हैं। फिर वो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उसके ऊपर अटैच हो जाते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं अंदर, वहां पर खून की नलियों को बंद कर देते हैं,
और फिर विशियस साइकिल शुरू हो जाता है। तो ये तो है जो हमारा कंडीशन, डायबिटीज में, हाई शुगर में हमारा जो नेजल म्यूकोजा होता है वो एसिडिक होता है, तो इसको एल्कलाइन रखना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे क्या होता है। और दूसरा ये होता है कि आपने कोविड में अक्सर देखा होगा ल्यूकोपीनिया होता है, जो हमारे व्हाइट सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो वो कम होने से दैट इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस इन आवर नेजल म्यूकोजा। जब कभी भी क्रस्टिंग होगी, नाक की अगर पपड़ी जमेगी और वो पपड़ी निकलेगी, तो ये फंगस जो है वहां से अंदर जाने की कोशिश करेगी, लेकिन ब्लड वेसल्स उसको एनगल्फ कर लेंगे, फेगोसाइटोसिस हम कहते हैं वो कर लेंगे। लेकिन हमारे कोविड में पहले ही ल्यूकोपीनिया होता है। अब जिस कोविड वाले पेशेंट का करेंगे तो उसमें ल्यूकोपीनिया आपको बड़ा स्ट्रांग मिलेगा, किसी भी वायरल कंडीशन में मिलता है, लेकिन इसमें ज्यादा आ रहा है। और सेकेंडली बिकॉज ऑफ हाइपोक्सिया, जो हमारे नाक की दो कारण से, एक तो वैसे ऑक्सीजन कम हो गई और दूसरा जो नाक की जो ब्लड वेसल्स है वो बंद हो गई, तो ये जो ल्यूकोसिटिक फंक्शनिंग है ये और डिरेंज हो जाता है, और एक अच्छा खासा जो डॉर्मेंट फंगस है उसके टेंटिकल्स निकल जाते हैं और वो फिर ये सब गड़बड़ी करने लगता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हमें, अगर हम नाक की हाइजीन को साफ रखें, हम नाक में पपड़ी ना जमने दें, उसको हर वक्त तरल पदार्थ से उसको लिक्विफाई करते रहें, तो ये चीज जो है बहुत कम हो जाएगी। तो दो कंडीशंस हैं कि ये हम ना होने दें। और जो मैंने पढ़ा कि अगर आप हमिंग करें, ओम बोलें, तो ये हमारा नेजल म्यूकोजा जो है एल्कलाइन हो जाता है। ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं मानूंगा, बट हमें पता है ओम के एडवांटेजेस क्या हैं। और कहा जाता है कि ओम कहने से नेजल म्यूकोजा एल्कलाइन हो जाता है। तो जो कीटो एसिडोसिस सेकेंडरी टू डायबिटीज हो रहा है, जिसमें कि एसिडोटिक हमारा नेजल म्यूकोजा हो रहा है, जिसमें कि ये बैक्टीरिया, ये फंगस फिर मल्टीप्लाई करता है, वो चीज नहीं होती है। तो ये एक दो चीजें छोटी ठीक है, लौटूंगी मैं डॉक्टर हंस आपके पास। डॉक्टर सुशीला कटारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुशीला, यहाँ पर हमने डॉक्टर हंस से ये जाना कि क्या वजह हो सकती है इस ब्लैक फंगस की, लेकिन क्या आप इसे सिर्फ कोरोना से जोड़कर देखती हैं, या फिर हम इसे आइसोलेशन में भी उन मरीजों के साथ जोड़कर दे सकते हैं जो पहले से ही डायबिटीज से पीड़ित हैं, जो पहले से ही इंसुलिन लेते हैं, जिनकी जो मेडिसिन है वो डायबिटीज के हिसाब से होती है, उन मरीजों में ये कॉमन है? बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा। एक तो मैं थोड़े से इसके नाम के जो मिसनोमर है उसको मैं उजागर करना चाहूंगी। जो म्यूकोरमाइकोसिस को जब आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो काला नहीं नीला नजर आता है। ब्लैक फंगस शायद इसको इसलिए कहते हैं कि जो नेक्रोटिक जो डेड टिश्यू है वो काला दिखता है, इसलिए लोगों ने इसका कॉमन नाम ब्लैक फंगस निकाल लिया है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी अभी नजर आने लगी है। एज ए फिजिशियन मैं इस बीमारी को जब से मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रही हूँ तब से देख रही हूँ, पर पहले हमें शायद 6 महीने में 2-4 मरीज देखने को मिलते थे, अभी हफ्ते में 2-4 मरीज आ जाते हैं, तो संख्या तो उनकी बढ़ गई है। ये बीमारी कोई नया फंगस नहीं है, कोई एलियन फंगस नहीं है, ये शुरू से ही एनवायरनमेंट में रहने वाला एक इनर्ट फंगस है, लेकिन जब इसको एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिल जाता है तो ये अपने आप में एक बीमारी बन जाता है। कोरोना से पहले भी ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में, HIV पेशेंट्स में, ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में हम देखते थे। और पहली वेव में भी ये आपको नजर आएगा, जब वेव का 1.5-2 महीना हो जाता है उसके बाद, तो पहली वेव में भी अचानक से म्यूकोर के केसेस ज्यादा बढ़ गए थे, और जब टेल एंड पे ये दूसरी वेव है तो अभी भी हम देख रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि कल्प्रेट दवाई नहीं है, कल्प्रेट ये भी नहीं है कि भाई वो इंसुलिन लेते हैं या वो शुगर की दवाइयां ले रहे हैं। मेन कल्प्रेट होता है अनकंट्रोल्ड शुगर या कीटोसिस, शरीर में कीटो एसिड्स मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट बन जाना। तो आप अगर अपनी शुगर को कंट्रोल में रखते हैं इंसुलिन या किसी भी तरह की दवा लेकर, तो म्यूकोरमाइकोसिस होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। मैं ये कहना चाहूंगी मेडिकल फ्रेटर्निटी को कि जरूर स्टेरॉइड्स ही सबसे हेल्पफुल दवाई पाई गई है कोविड में, जिसने बहुत जानें बचाई हैं, पर यूज वहीं करें जहां जरूरी है, उतने ही दिन करें जितना जरूरी है, और उतनी ही मात्रा में करें जितना जरूरी है। और अर्ली डायग्नोसिस, जैसे ही पेशेंट को कोई लक्षण, कोई स्वेलिंग, कोई दर्द, कोई आंख में के विजन में फर्क नजर आए, तो उस समय तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जो अर्ली डायग्नोसिस है वो आपकी जान बचा सकती है, आपके ट्रीटमेंट को सरल कर सकता है। ठीक है डॉक्टर सुशीला, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर आशीष जायसवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर आशीष, क्या
इस बीमारी को या जो ये लक्षण है ब्लैक फंगस के, इसे श्वास की नली में भी देखा जा सकता है? और अगर हाँ तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे बचाव और रोकथाम के तरीके क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि प्रिवेंशन ही इज बेटर देन क्योर। ब्लैक फंगस के केस में, क्योंकि ये बहुत इन्वेजिव फंगस है, अगर एक बार ये फंगस हो जाता है तो हमें ट्रीटमेंट इसका सर्जरी और मेडिसिन दोनों को एक साथ देना पड़ता है। और पोस्ट कोविड पेशेंट में सर्जरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ऑलरेडी लंग कॉम्प्रोमाइज होते हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन, और उसको पहली ही इंस्टेंस में ही इसको पकड़ना बहुत जरूरी है। इससे इसकी जागरूकता मेडिकल फ्रेटर्निटी और पेशेंट्स में बहुत बहुत जरूरी है। जैसे किसी को ऑर्बिटल पेन या डिप्लोपिया या नेजल क्रस्टिंग, कुछ ब्लैक हिमोप्सिस आने लग जाए या खून आने लग जाए, इसमें इसका मतलब समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये ब्लैक फंगस भी हो सकता है और इमीडिएटली हमको करना चाहिए। यस, ये यूजुअली ये जो फंगस है साइनस के थ्रू लंग के अंदर जाता है, यानी जो पहला सिम्टम्स आएगा वो नेजल म्यूकोसा साइनस का ही आएगा, उसके इमीडिएटली ये लंग में भी चला जाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 6 से 8 दिन का है, यानी अगर आज कोई किसी बंदे को इन्फेक्शन होगा तो 6-7-8 दिन के बाद ये मैनिफेस्ट होगा। लंग्स में पहुंचने के बाद ये कई तरीके की मैनिफेस्टेशन कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है जो सभी आप फिजिशियन को समझना पड़ेगा, ये लंग में जाकर जो सबसे कॉमनेस्ट है ये इंडोब्रोंकियल स्प्रेड करता है। इसका मतलब है कैविटेशन मिल सकती है, लंग में पानी भी अगर आपको अनएक्सप्लेन मिलता है वो भी मिल सकता है, या जो इंडोब्रोंकियल जो निमोनिया के पैच है उस तरीके से भी फंगल मिल सकता है। दोनों ही लंग में फ्लफी ओपेसिटीज कॉज कर सकता है। यानी जैसे ही आपको समझ में आता है कि हम कुछ और चीज हम देख रहे हैं, वैसे ही अपने को इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो इनएडवर्टेड हम स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, हम पहले फेज में ही स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट पे जो स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, वो भी इसके लिए खतरे वाली बात हो सकती है। तो स्टेरॉइड का जस्टिस वाला यूज हमको अब बहुत जरूरी हो गया है। सेकेंडली, जो इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स या टॉसिलिजुमैब जो भी दे रहे हैं वो भी इससे बहुत ज्यादा रिलेटेड है ये इन्फेक्शन होने के, तो उनका भी यूज हम बहुत ही वाइज यूज है, क्योंकि सभी मेडिसिन का ऑफ द लेवल यूज है, तो बहुत ही वाइज यूज करें। अब इसको हर तरीके से हर दवा हर पेशेंट में हम लोग नहीं दे सकते। अगर ये लंग में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है तो इंपॉर्टेंट इसका जो इंट्रावीनस थेरेपी है वो हमको इमीडिएटली स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो इसकी थेरेपी है बहुत आराम से मिल जाती है, जो एम्फोटेरिसिन की मेडिसिन है, हमें इमीडिएटली इसको डायग्नोज करके इसको परख के और तुरंत इसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए। क्योंकि एक बार ये बढ़ गया तो ये इमीडिएटली, बिकॉज हमको पता है जो हमारा ऑर्बिटल म्यूकोसा जो हमारे एकदम ब्रेन से मिला हुआ है, यानी जरा सा ये इन्वेट करेगा बोन के थ्रू ब्रेन में चला जाएगा। एक बार ये सेरेब्रल म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा तो फिर तो आउटकम बहुत पुअर हो जाता है। यानी प्रिवेंशन जैसे फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम हो हमें इसी समय इस पे रिएक्ट और इस पे हिट करना चाहिए। बिल्कुल, और डॉक्टर जायसवाल का यही कहना है कि जिस तरीके से प्रिवेंशन किया जाना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर्स की ओर से हो, इंसुलिन की डोजेज हो या फिर स्टेरॉइड्स जिस तरीके से मॉनिटर किए जाएं, उस पर डॉक्टर्स खास ध्यान दें। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। डॉक्टर प्रवीण, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। आपसे मेरा सवाल कि पोस्ट कोविड जो मरीज अपने घर पहुंच चुके हैं, अगर वो ये सिम्टम्स अपने में देखते हैं यानी कि ब्लैक फंगस के, तब दोबारा उन्हें कंसल्टेशन के बाद एज अ प्रिवेंशन एज अ प्रिकॉशन एडमिट हो जाना चाहिए या फिर डॉक्टर कंसल्टेशन से ही घर पर उपचार संभव है? देखिए, अभी बहुत डिटेल में हमारे कोलीग्स ने बताया कि क्या इसके मेजर सिम्टम्स हैं और कैसे इसको जाना जाए कि हाँ ये म्यूकरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो सबसे सिंपल बात यह है कि जिन लोगों को अगर सांस फूलने की प्रक्रिया बढ़ती जा रही है, खांसी ज़्यादा आ रही है, खांसी में खून या ये ब्लैक जो स्पॉट्स आ रहे हैं अगर ये आ रहे हैं और फीवर आ रहा है साथ में, तब इसको थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ भाई ये शायद हो सकता है, और अपने कोविड फिजिशियन जो भी फिजिशियन देख रहे हैं उनसे संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि जरा सा भी कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे पल्मोनोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट के पास भागना, ऐसा नहीं है। बिकॉज अभी क्या है, एकदम से बहुत ज़्यादा सब लोग घबरा गए हैं। ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं। ये एक नया फिनोमिना जो कोविड पेशेंट्स में पाया गया है, जो आइडेंटिफाई किया गया है, वो ये नहीं शो कर रहा है कि भाई सब लोग पैनिक में आ जाएं। वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि अगर इस तरह के सिम्टम हो रहे हैं तो इसका ये समाधान है। और समाधान ये है कि अगर आपको परसिस्टेंट फीवर रह रहा है, खांसी रुक नहीं रही है, खांसी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो चाहे आप कोविड नेगेटिव हो गए फिर भी अपने डॉक्टर से संपर्क करें। आई थिंक दिस इज द मैसेज विच आई वांट टू गिव टू एवरीबॉडी। सबको ये बताना चाहते हैं कि बिल्कुल पैनिक में मत आइए, ये भी ठीक हो सकता है। 90% चांसेस हैं कि ठीक हो जाएगा। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। डॉक्टर हंस भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर हंस, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इस समय पैनिक मोड में
ज़्यादातर लोग पहुंच गए हैं और जब भी कोई भी सिम्टम्स, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन इस वक्त आप नेट के ज़रिए, टीवी के ज़रिए और डॉक्टर पैनल्स जो जुड़ते हैं हमारे साथ उनके ज़रिए पा सकते हैं। ऐसे में वो लोग जो एक ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं, डॉक्टर कंसल्टेशन के ज़रिए हो या फिर किसी भी टेस्ट के ज़रिए हो, कौन से टेस्ट के साथ इसकी शुरुआत की जाए? क्योंकि अगर आपके डॉक्टर ने HRCT सजेस्ट किया है और आप एक लंबी कतार में, आप वाकिफ़ भी होंगे इस वक्त टेस्ट कराना कितनी टेढ़ी खीर है, ऐसे में वो अपने डायबिटीज़ लेवल को इंसुलिन के ज़रिए या फिर खान पान के ज़रिए फर्स्ट स्टेप क्या हो, कैसे कंट्रोल करें? नेहा जी, जो सबसे पहला डॉक्टर अगर कोई देखेगा इस कंडीशन में, हाँ, अगर अर्ली स्टेजेस में आएगा तो वो ENT सर्जन होगा, क्योंकि ये नाक से अंदर जाता है। सब डॉक्टर्स ने बताया हमें एंडोस्कोपी करके अगर कोई ऐसा एरिया है जहां हमें लग रहा है कि कोई चीज पड़ी है जो इन्फिल्ट्रेट कर रही है, म्यूकोजा के अंदर जा रही है, तो उसे हमें लेकर बायोप्सी करनी पड़ेगी। बायोप्सी की रिपोर्ट इमीडिएटली आ जाती है, कल्चर नहीं मैं कह रहा, बायोप्सी ऑफ द एरिया। और उसमें हमें एक और ब्लैक फंगस जिसको एस्परजिलोसिस कहते हैं, जो कि एलर्जिक फंगस होती है और बहुत लोगों में होती है, तो उससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है जब तक अगर ये बहुत एक्सटेंसिव हो जाए, आंखों में चली जाए, दिमाग में चली जाए, जैसे सब डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और चेस्ट में चली जाए, फिर तो बहुत देर हो गई। फिर उनको कभी कभी हमें संभालना भी बहुत दिक्कत में आ जाते हैं हम। लेकिन जैसे ही पेशेंट कहे कि मेरे को कभी कभी नाक से थोड़ा खून आता है, अब प्लीज अंडरस्टैंड, नाक से खून, सिर्फ आपने नाक में उंगली मारी और उससे भी नाक से खून आ सकता है, तो प्लीज डरिए नहीं। अगर नाक से खून आ रहा है 1-2 बार, नेजल क्रस्टिंग हो रही है, थिक नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, सर में आगे फ्रंटल एरिया में दर्द हो रहा है, तो आप इमीडिएटली ENT के पास जाएं। वो एंडोस्कोपी करेंगे, अंदर देखेंगे, बिकॉज ये आपको CT में नहीं पता लगेगा कि ये फंगस है या क्या चीज है। CT में हमें एक्सटेंट ऑफ द डिजीज सिर्फ पता लगता है कि अब ये आंख में चली गई। और प्लीज अंडरस्टैंड कि नाक से और ब्रेन में और आंख से बहुत पतली पतली बोन्स होती हैं, हार्डली एनी, कि वो जो है फंगस को जाने में देर नहीं लगती। तो हमें उस कंडीशन में जब बहुत बेसिक सिम्टम्स हैं, नेजल क्रस्टिंग के, थिक नेजल डिस्चार्ज, फाउल स्मेलिंग, ब्लीडिंग नाक से हो रहा है ऑफ एंड ऑन, तो हमें नेजल एंडोस्कोपी करनी है, जो कि एक्चुअली हम बहुत डरते हैं लेकिन करते हैं। आज भी मैंने अपने OPD में 2 करी, लेकिन वो मुझे म्यूकोरमाइकोसिस नहीं लग रही थी, तो हमने उसका बायोप्सी नहीं लिया। दैट वाज पीलिंग ऑफ। वो सक्शन में ही अगर आ जाती है तो इसका मतलब वो दूसरी फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस नहीं है। अगर वो सक्शन हम डालें और वो नहीं आ रही, फंसी पड़ी है वहां पर, इसका मतलब वो मोस्ट लाइकली इन्वेजिव फंगस है, जिसका हमें इमीडिएटली बायोप्सी लेके फिर उसको। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो होता है वो हमें ये होता है कि हम इसकी एंडोस्कोपी करें और वो करें। हम एक और चीज भी आजकल करते हैं जिसको स्किन प्रिक एलर्जिक टेस्ट कहा जाता है, और इसमें हमें पता लग जाता है कि ये एलर्जिक फंगस है या नॉन एलर्जिक इन्वेजिव फंगस है। तो ये 2 टेस्ट होते हैं जो बहुत जरूरी हैं, और इसको करके हमें आइडिया हो जाता है कि ये इन्वेजिव फंगस है, फिर हम उसकी बायोप्सी लेते हैं। और अगर एलर्जिक फंगस है तो उसको फिर हम इम्यूनोथेरेपी से या जैसे भी ट्रीट करा जाता है दूसरे तरीके से। ठीक है डॉक्टर हंस, आपने काफ़ी डिटेल में यहाँ पर जानकारी दी कि कैसे एंडोस्कोपी कारगर साबित हो सकती है ऐसे केसेस में। इसी के साथ यहाँ रुकना होगा छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं वापस तमाम खास मेहमानों का रुख करूंगी और जानेंगे उनसे इस बीमारी के बारे में डिटेल में। देखते रहिए आज तक। ब्लैक फंगस, जिसका नाम आजकल आम हो गया है, इस बीमारी पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर स्वाति, आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से अब ये कॉमन टर्म हो गया है ब्लैक फंगस, जिससे कई सारे पेशेंट्स अब आते जा रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में, क्या वजह रहती है कि ऐसे पेशेंट्स में जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं अगर आपको डायबिटीज़ है तब आपको ये ज़्यादा हो सकता है, और कौन सी कोमॉर्बिडिटी अगर आपके शरीर में है उससे इस बीमारी को बढ़ावा मिलेगा? देखिए, हम लोगों ने अभी तक ये देखा है कि ना केवल डायबिटीज़ बट ऐसा वर्ग जो कि ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या लॉन्ग टर्म स्टेरॉयड थेरेपी पे जो
प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो थोड़ी कमजोर होती है बाकी लोगों के मुकाबले। और ऐसे में फंगस जो है एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो हमारे इर्द गिर्द घूम रहा होता है, लेकिन इसको बल तभी मिल पाता है जब ये देखता है कि कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है और यहाँ मैं अब अटैक कर सकता हूँ, यहाँ मैं अब आसानी से फैल सकता हूँ। तो ये जो वर्ग है खासतौर से, इसीलिए इन लोगों को ज्यादा ध्यान देने की इस वक्त जरूरत है कि अगर इनको कोई शुरुआती लक्षण दिखते हैं, और अभी दुख की बात ये भी है कि हमारे पास बहुत ज्यादा दवाइयां कोरोना के लिए नहीं है और हम ऐसी स्थिति में स्टेरॉइड्स का काफी सेवन कर रहे हैं, उसका काफी उपयोग करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं जो पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनके लिए स्टेरॉइड जो है दो धारी तलवार बन जाती है। और इसलिए ऐसे लोगों को ज्यादा हमें ध्यान रखने की जरूरत है, उन्हें लक्षण पहचानने की जरूरत है ताकि आप समय से इसका ट्रीटमेंट ले सके। क्योंकि इसके साथ जो परेशानी है वो ये है कि ये 50% मोर्टेलिटी लेकर आता है ब्लैक फंगस, यानी कि आधे से ज्यादा लोगों में ये घातक देखा गया है। दूसरा, ये फैलता बहुत तेजी से है, तो ये आपको ज्यादा वक्त नहीं देता है। अक्सर हमने देखा है कि लोगों की आईसाइट चली जाती है, या अगर जबड़े में या साइनसेस में फैल जाए तो उन्हें पूरा हमें काट के निकालना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो एक परेशानी फंगस के साथ है, इसकी वजह से जल्दी एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी भी बता रही थी किस तरीके से 50% मोर्टालिटी रेट लेकर ब्लैक फंगस आया है। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें और जल्द से जल्द इसका उपचार रहें। वक्त एक ब्रेक का। नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मेरठ में मिले ब्लैक फंगस से पीड़ित 3 कोविड मरीज एक निजी अस्पताल में भर्ती हैं। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की पुष्टि, मरीज की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मेरठ में ब्लैक फंगस के ये पहले मामले सामने आए। कोरोना काल के अंदर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़, और इसके अलावा जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या फिर कैंसर की कीमोथेरेपी पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक फंगस जो है बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। हो क्या रहा है कि जो फंगस है सामान्य तौर पे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहता है, और किसी भी पेशेंट के अंदर जिसके अंदर इम्यूनिटी कम हो गई है, और इम्यूनिटी कम होने के कारण हमारे बताया, जैसे मैंने पहले भी, डायबिटीज़ है, जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव दवाइयों पे है, और इसके अलावा उसको स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं। अब स्टेरॉइड क्यों दिए जा रहे हैं? स्टेरॉइड इसलिए दिए जा रहे हैं कि जो कोविड काल के अंदर जो इलाज है वो मेन जो है उसका शीट एंकर ऑफ थेरेपी वो स्टेरॉइड ही है। तो ज़्यादातर क्या 90-100% पेशेंट में हम स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं, और स्टेरॉइड का सेवन करने से पेशेंट की इम्यूनिटी कम हो जाती है। उस वजह से ये ब्लैक फंगस सीरियस मरीजों में जो काफ़ी दिनों तक आईसीयू में हैं, NIV पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, उनके अंदर पाया जा रहा है। तो कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर ब्लैक फंगस का खतरा मंडराने लगा है। उन्हीं खतरों पर हमारे संवाददाता सुशांत ने मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय सचदेवा से बात की। कोरोना महामारी के बीच देश में एक ब्लैक फंगस का भी खतरा जो है वो मंडराने लगा है। देश के कई अलग अलग राज्यों में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने के बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं, जिसमें कई लोगों की आंखों की रोशनी भी जो है वो जारी है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मैक्स हेल्थ केयर के डॉक्टर सचदेवा हैं, संजीव सचदेवा एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, क्या ब्लैक फंगस है, क्या तरीके के सिम्टम्स है, क्यों ये हो रहा है? ये हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के बाद जिन लोगों को डायबिटीज थी पहले, और वो डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल चले जाते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, उन लोगों को ये चांसेस ज्यादा हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन होती है। इस फंगल इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, ये शुरू तो नाक और साइनस से हो रही है, लेकिन वो बहुत जल्दी आंख में और ब्रेन में फैलने की कोशिश करती है। और ये जब नाक में होती है तो ये स्किन को बिल्कुल डेड कर देती है, जो धीरे धीरे करके काला पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम ब्लैक फंगस रखा जा रहा है। बट हम लोग इसको म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। ये एक बहुत खतरनाक किस्म का फंगस है और बहुत जल्दी रैपिडली ग्रो करता है। इसको डायग्नोज करना जल्दी, इसको ट्रीट करना जल्दी बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों की आंखों की रोशनी, जैसे आपने बताया, चली जाती है, और अगर वो आंखों से बियॉन्ड चला जाए तो ब्रेन में बहुत जल्दी से फैलता है। इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, लोगों को किस तरीके से इससे सावधानी जो है वो बरतनी चाहिए? जी, अगर आपको कोविड हो चुका है, आपको स्टेरॉइड मिले हैं, आप पहले ही डायबिटिक थे, आपका शुगर बहुत ज्यादा चल रहा था, और आपको और कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो आपको अगर नेजल डिस्चार्ज शुरू होता है जो कि ब्लड स्टेन्ड है, पेन शुरू हो जाता है सीवियर, और आपको अगर फेस पे या स्किन पे या नाक की टिप पे एनेस्थीसिया, जैसे आपको छूने से पता नहीं चल रहा कि वो टच हो रहा है, तो हो सकता है ये फंगस म्यूकोरमाइकोसिस हो, और इसको आप जल्दी से जल्दी दिखवाएं, ताकि इसका इलाज अगर टाइमली हो जाता है तो आपको बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट होने के चांसेस।
सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर JM हंस हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं डॉक्टर हंस सेंटर फॉर ENT। वहीं डॉक्टर सुशीला कटारिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी अब से कुछ ही देर पहले। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल पल्मोलॉजिस्ट हैं, और साथ ही डॉक्टर प्रवीण चंद्रा चेयरमैन मेदांता हॉस्पिटल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर जायसवाल, आपका रुख करते हुए मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कोमॉर्बिडिटीज बताई, जिसमें खास तौर पर नाम लिया जा रहा है डायबिटीज का, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स अपने डाइट में क्या शामिल करें क्या ना करें, इस पर भी थोड़ी रोशनी डालिए, क्योंकि एक द्वंद होता है जब आप किसी अस्पताल से लौट कर आते हैं तो आप अपनी डाइट को न्यूट्रिशियस रखना चाहते हैं, ऐसे में इंसुलिन ना बढ़े आपकी, इसका कैसे ख्याल रखें? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है थ्रू आउट द कोविड इलनेस हम लोगों को ना एक्सरसाइज और डाइट का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे उससे भी जो आपकी शुगर, जो बहुत ज्यादा शुगर बढ़ रही है, जो स्टेरॉइड के बाद शुगर बढ़ रही है, वो अपने आप कम हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग को एज ए क्लिनिशियन स्टेरॉइड का जो यूज है बहुत ही जस्टिसफुली, बहुत ही नोइंगली और अच्छे तरीके से करना है, सो दैट हम एक्सेस ऑफ स्टेरॉइड ना दें। आपको पता है कि हम लोग की इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है और ये कोविड इसमें इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो और इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स भी है, यानी ऐसी कंट्री जहां पे डायबिटीज के सबसे ज्यादा पेशेंट्स हैं, या ऐसे जो पेशेंट्स जिनके अंदर हमने बहुत अर्ली स्टेजेस में स्टेरॉइड, जैसे किसी को पहले दिन ही कोई सिम्टम्स आए, हमने स्टेरॉइड चालू कर दिया, जिसके कारण ये सारी और प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। यानी बहुत अर्ली यूज ऑफ स्टेरॉइड ना करके हम लोग अगर एक्सरसाइज और डाइट का पहले दिन से ही ध्यान रखें तो चांसेस इसके बहुत कम हो जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है, पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा, उसको अपनी डाइट में प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है उसको अपने आप बढ़ाना पड़ेगा। जो प्रोटीन वेज या नॉन वेज या एग व्हाइट या पल्सेस या जो भी हमारे प्रोटीन के सोर्सेज हैं, उसको हम अच्छी तरीके से करें। जो रिफाइंड शुगर्स हैं, जो भी स्वीट्स के फॉर्म में या जो भी फैटनिंग के फॉर्म में है, जो रिफाइंड शुगर से उनका यूज एकदम कम कर दे, और अपने को ऐसे ग्रेजुअल एक स्टार्ट अपने को एक्सरसाइज प्रोग्राम में डाले, सो दैट अगर हम लोग कुछ शुगर हो भी रही है जो बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड के कारण, वो उसको मैनेजमेंट हो जाए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये भी है कि ये न्यूट्रोपीनिया जो है, जो कि प्रॉब्लम कॉज करता है, क्योंकि जो न्यूट्रोपीनिया, जो न्यूट्रोफिल है, यही बेसिक लाइन ऑफ डिफेंस है इस फंगस के लिए। यानी हम लोग अपनी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रोफिल को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर हम प्रॉपर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर अपना ध्यान रखें, और ओवरऑल अगर अपन मॉड्यूलेशन करें, ओवरऑल हॉलिस्टिक तरीके से भी काम करेंगे, तो इमीडिएटली बहुत जल्दी हमारी जितनी भी और जो मार्कर्स हैं जो कि इसको प्रमोट करता है, उसको भी कम कर पाएंगे। यानी अवॉइड करें शुगर्स, जितने रिफाइंड शुगर्स, और अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, एक्सरसाइज ग्रेजुअल रैंप अप करें, धीरे धीरे करते करते हर दिन अपने को एक्सरसाइज टॉलरेंस बढ़ाएं। जैसे डॉक्टर प्रवीण भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर प्रवीण, ऐसी क्या वजह है कि जब फर्स्ट वेव आई थी तब इस डिजीज के केसेस कम थे, अचानक से सेकेंड वेव में केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं? म्यूटेंट की वजह से ये हुआ है, या फिर अवेयरनेस अब ज़्यादा है लोगों में इसलिए से केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं? देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा, ये बहुत आसान इसका जवाब तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को रियली में नहीं मालूम कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये ज़रूर है, हिस्टोरिकली हम लोगों को मालूम है कि जब सेकेंड वेव आती है तो सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से हमेशा ज़्यादा होती है, और ये चीज़ नोटिस की गई थी आज से 100 साल पहले। हम लोगों को, अगर हम लोग पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो जो सेकेंड वेव थी वो सबसे ज़्यादा घातक थी। उसमें विश्व की करीब 10% पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी सेकेंड वेव में, और यही इस बार भी हो रहा है कि सेकेंड वेव सबसे ज़्यादा सीवियर आई है। और उस, अगर हम वेव फॉर्म को फॉलो करते हैं या समझते हैं, तो उसके अंदर थर्ड वेव इतनी सीवियर नहीं थी, और फोर्थ वेव तो और भी छोटी थी। तो इसलिए एक सिर्फ यही एक आशा की किरण है कि थर्ड वेव इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि हम इस बीमारी को और अच्छी तरह जान पाए हैं, इसके इलाज को और हमने रिफाइन कर लिया है। जैसा कि हम सब लोग देख रहे हैं कि इतने पिछले कुछ महीनों में इसका ट्रीटमेंट बदलता आया है, दवाइयाँ बदलती चली जा रही हैं, और धीमे धीमे करके हम इस बात पे सब लोग डिस्कस भी कर रहे थे अभी इस सेशन में ही कि स्टेरॉइड्स ने ही सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा दिया है, बाकी सारी दवाइयाँ फेल हो गई हैं करीब करीब। जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो एक समय पे एक तरह का रामबाण समझी जा रही थी, वो ज़ीरो हो चुकी है। सो मानना ये है, ये समझना है कि हाँ भाई, हम लोग इस बीमारी को थोड़ा और बेटर समझ गए हैं, इसके ट्रीटमेंट को ज़्यादा अच्छी तरह कर पा रहे हैं, हम लोग ज़्यादा फैसिलिटीज़ को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से हुआ है। बट लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो सेकेंड वेव का हुआ है कि सब लोगों ने अपने हथियार डाल दिए थे एक तरह से, और कोई भी
जो सोशल डिस्टेंसिंग वाला पार्ट था या मास्क लगाना था ठीक से, किसी ने नहीं लगाया ठीक से। 90% लोग मास्क को गलत तरह से लगा रहे थे और यही सारे कारण थे। प्लस अब उसको हम नहीं डिस्कस करना चाहेंगे कि जो रैलीज और जो फेस्टिवल सारे मनाए गए, उसकी वजह से सारी सेकेंड वेव की इतनी तीव्रता रही कि जो हम लोग आज देख रहे हैं, इससे पूरा सिस्टम एक सुनामी की तरह से इस डिजीज ने हम लोगों को अफेक्ट कर दिया है। डॉक्टर स्वाति भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर स्वाति, आज तो हम बात कर रहे हैं कि ब्लैक फंगस किस तरीके से उसका प्रभाव होता है, बचाव के तरीके, लेकिन क्या आपके पास कुछ ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो पोस्ट कोविड इसी तरह की बीमारी या इसी की जैसी कोई सिमिलर बीमारी से जूझ रहे हो? ऐसे किसी बीमारी के बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जिसके बारे में वो अभी तक अवेयर नहीं है? देखिए, जब हम फंगल डिजीज की बात कर रहे हैं तो मैं जरूर एक बात यहाँ बोलना चाहूंगी कि और भी फंगल इन्फेक्शंस हैं जो कि खास तौर से इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं कि स्टेरॉइड्स का सेवन हो रहा है और बॉडी का इम्यूनिटी लेवल लो है। और एक और बहुत जरूरी बात है कि हम बहुत ज्यादा इस वक्त नेबुलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं मालूम है कि नेबुलाइजर इस्तेमाल करने के बाद हमें अच्छे से अपने माउथ को रिंस करना चाहिए, हमें कुल्ला करना चाहिए, और अगर आप बीटाडीन से कर सकते हैं तो वो और भी अच्छा है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के मुंह में और गले में ओरल थ्रश हो जाता है। ये भी एक तरह का वायरस है जो फंगस है जो कि हमें तंग करता है और हम बहुत कॉमनली इसका इन्फेक्शन भी देख रहे हैं। आपने देखा कई लोग हम ऐसे देखते हैं जो नेबुलाइजर्स या इनहेलर्स यूज कर रहे हैं और बाद में उनके जो मुंह होता है उसमें वाइट क्रस्ट जमा हो जाती है, या वो बोलते हैं कि हमें बहुत खांसी आ रही है या हमारे गले में दर्द हो रहा है। तो ये भी एक तरह का फंगस है और हम बहुत कॉमनली इसको भी देखते हैं। और इसका कारण यही होता है कि जो नेबुलाइजर या इनहेलर हम यूज करते हैं उसके अंदर जो स्टेरॉइड के कण होते हैं वो हमारे नाक और मुंह में चिपक जाते हैं, और वो अगर हम रिंस नहीं करें तो वो धीरे धीरे वहीं चिपके रहते हैं और उसी पे धीरे धीरे फंगल का इन्फेक्शन होने लगता है। इसलिए ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें आज ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि पहले तो जो नेबुलाइज करने वाले लोग थे वो बहुत कम होते थे और डॉक्टर्स उनको सलाह दे देते थे, लेकिन आज लोग अपने आप भी नेबुलाइज कर रहे हैं और हमें भी बहुत व्यापक तौर पर इसका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसलिए ये भी एक चीज है जिसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आपको हाइजीन का ध्यान रखना और अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो इन्फेक्शन होते हैं वो हमें यहीं से अंदर हमारे शरीर के अंदर घुसते हैं। क्योंकि अगर आप म्यूकोरमाइकोसिस की भी बात करें, ब्लैक फंगस, तो इसके भी घुसने का तरीका हमारा नाक और मुंह ही है। उसके अलावा केवल तीसरा एक और तरीका है कि अगर किसी के स्किन में कहीं कट्स लगे हुए हैं तो वहां से ये वायरस अंदर जा सकता है। इसके अलावा भी कोई और तरीका नहीं है। तो चाहे कोरोना की बात करें, चाहे फंगल इन्फेक्शन की बात करें, हमारी ओरल हाइजीन आज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर हम इसका ध्यान रखें तो हम बहुत सारी बीमारियों से, परेशानियों से बच सकते हैं। अब ओरल थ्रश के लिए भी हमारे पास फंगल मेडिसिन होती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जीभ पे बहुत ज्यादा सफेद सफेद हो रहा है, या आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या गले में कुछ आप खा रहे हैं और आपको गले में दर्द महसूस हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए कि हम क्या दवाइयां लगा सकते हैं, क्या दवाइयां ले सकते हैं, क्योंकि इसका भी बहुत आसान सा इलाज होता है और समय से किसी भी चीज का इलाज हो तो वो आपको ज्यादा परेशानियों से बचा लेता है। तो इस तरफ भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अगर हम ध्यान दें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। वरना जैसे हम पोस्ट कोविड सिंड्रोम में केवल यही नहीं और भी परेशानियां देखते हैं कि लोगों को ब्रेन फॉगिंग हो रही है, या कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, या कुछ लोग बता रहे हैं कि बहुत थकान महसूस हो रही है, हेडेक हो रहा है। ये सारा पोस्ट कोविड सिंड्रोम है और इसमें हम अक्सर यही बोलते हैं कि आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, स्लीप का, आपको एक्सरसाइजेस करनी है और आपको किसी न किसी साइकेट्रिस्ट से बात करनी है अगर आपको बहुत ज्यादा तनाव या एंजाइटी। डॉक्टर हंस से मैं कंक्लूडिंग मार्क्स यहाँ पर लूंगी। डॉक्टर हंस, दो तरीके के पेशेंट्स होते हैं, एक होते हैं बेहद लापरवाह, किसी तरह के कोई बचाव रोकथाम के तरीके, एक एक्स्ट्रा कॉशियस मरीज होते हैं। क्या कुछ फॉल्स अलार्म्स भी इस ब्लैक फंगस से जुड़े हुए हैं? कुछ ऐसे केसेस भी आपके पास आते होंगे जो मरीज एक्स्ट्रा कॉशन के चलते आपके पास पहुंचता है लेकिन वो ब्लैक फंगस का केस नहीं होता है, ऐसे भी कुछ केसेस हैं? एक्चुअली नेहा जी, आप मानेंगी नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करने वाला था कि मुझे एक चीज बताने दीजिए और आपने पूछ ली। बहुत अच्छा क्वेश्चन। होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे बताया कि ये बिल्कुल इनर्ट फंगस है, स्मूथ सरफेस्ड फंगस है, जो कि अपॉर्चुनिटीज आने पे, अपॉर्चुनिस्टिक फंगस हमने कहा, अपॉर्चुनिटीज आने में, अपॉर्चुनिटी क्या है कि नेजल म्यूकोजा, जो अंदर की लाइनिंग है वो टूटी हुई है, जो हमारा म्यूकोजा है एसिडोटिक
म्यूकोजा है। तो ऐसे में इसके हाइफी बन जाते हैं जो कि जाके फिर ब्लड वेसल्स के साथ और म्यूकोजा के साथ लग जाते हैं और फिर इन्फिल्ट्रेट करने लगते हैं। अब आप मानेंगे हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं उनसे कहता हूँ आपने स्टीम लिया, तो कहते हैं हाँ लिया। तो वो कहते हैं 6-6 बार लिया, तो कैसे लिया? उन्होंने सीधा स्टीमर से स्टीम लिया। अब प्लीज अंडरस्टैंड, स्टीम हमें स्कैल्डिंग नहीं करना, हमें जलाना नहीं है नेजल म्यूकोजा को, और वो और ड्राई कर देगा। हमें म्यूकोजा को वेट रखना है, वार्म रखना है, हीटेड नहीं रखना। नेजल पिकिंग नहीं करनी, जो नाक में हम पपड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। रादर हमें ऑइंटमेंट लगाना है ताकि जो नेजल म्यूकोजा है वो वेट लुब्रिकेटेड रहे और ड्राई ना हो। एक तो हमारा मौसम भी ऐसा आ गया, बिल्कुल ड्राई है, ड्राई अब हवाएं चलने लगी तो नेजल म्यूकोजा वैसे भी ड्राई हो जाता था और क्रस्ट हो जाता था। तो प्लीज अंडरस्टैंड, एक हमारे ल्यूकोसाइट्स कम है बिकॉज ऑफ कोविड। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस था कि अगर कोई नेजल क्रस्टिंग हो, वहां से ये फंगस जो कि नॉर्मली भी पड़ा और अब डायबिटीज, कीटोएसिडोसिस, फलाना की वजह से वो अब हाइफी बना रहा है और अटैच होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डिफेंस करने के लिए ल्यूकोसाइट्स भी कम है। तो क्या है, हमें सिंपल से काम करने। एक तो स्टीम मैं बताना चाहूंगा और मैं हर पेशेंट को अपने बताता हूं कि आप जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है वो स्टीम इनहेलेशन, कि आप पतीले में गर्म पानी डालें और सर को कवर करके उससे स्टीम लें। फॉर गॉड से प्लीज सीधा स्टीमर से स्टीम नहीं लें, क्योंकि वो जला रहा है म्यूकोजा को, वो और ड्राई कर रहा है। जो उसका म्यूकोसिलरी मूवमेंट है ऑफ द म्यूकोजल हेयर सेल्स वो खत्म हो रहा है। तो हम फंगस वहीं पड़ा और ज्यादा इन्फिल्ट्रेटिव हो रहा है। जो एक तो बिल्कुल इनर्ट फंगस है, वो कंडीशंस मिलने पे और नेजल कंडीशंस मिलने पे, हम अगर क्रस्ट नेजल में होता है, नाक में होता है, तो प्लीज उसको छीलने की नाक नेजल पिकिंग से ना करें। हम उस पर ऑइंटमेंट लगाएं, स्टीम जैसे लें, जैसे मैंने आपको बताया, और 6-6 बार लेने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार बहुत होती है। हम हर चीज कभी कभी ज्यादा कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमने यहाँ पर उस मेडिसिन का नाम नहीं लिया जो इसमें काम आती है, नहीं तो कल से वो भी हमारे केमिस्ट की शॉप से खत्म हो जाएगी। दिस इज व्हाट वी डू। हम प्रिवेंटिव इतना ज्यादा कर देते हैं कि कभी कभी वही हमारे ऊपर वो बन जाता है। तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। हमें नेजल म्यूकोजा और जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा कि ओरल म्यूकोजा और नेजल म्यूकोजा का हेल्थ हाइजीन अच्छा रखना है, तो ये इन्फिल्ट्रेट ही नहीं कर पाएगा। और उसके लिए बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, ल्यूकोसाइट्स कम है, कीटो एसिडोटिक नेजल म्यूकोजा है, एसिडोटिक। और जैसे मैंने शुरू में भी आपको कहा, जो कि मैं कंफर्म नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ पढ़ा और उन्होंने रिसर्च करी कि हमें ओम कहने से हमारा नेजल म्यूकोजा। जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बस मैं इसमें यही बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इस ब्लैक फंगस के लिए आपको जैसे ही पता चल रहा है कि कहीं कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, क्रस्टिंग हो रही है, ब्लैकनेस हो रही है, आपको आई में, क्योंकि सबसे कॉमन और परसिस्टेंट सिम्टम है आई में पेन, 2 बार 2 जगह दिखना, ऑर्बिटल पेन। जब भी आपको, आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर्स को बताएं, तो इसका जो आगे का जो इसका इन्वेजन है ब्रेन में या जो अंदर जॉ में या ऑर्बिट में, उसको रोका जा सके। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे ब्लैक फंगस की, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है, इसे रोका जा सकता है, और अगर एक बार ये कंडीशन आ जाती है तो कैसे इसका उपचार किया जा सकता है। बहरहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए। ब्लैक फंगस यानी कि वो कंडीशन जब आप अपने श्वास की नली में, नाक के आसपास या फिर आंख में भी किसी तरीके का फंगस नोटिस करते हैं। इससे बचाव और रोकथाम के तरीके आप जान रहे थे कि कैसे इससे बचा जा सकता है। आंख, गाल, नाक के नीचे लाल होना, शरीर में दर्द होना, बुखार, खांसी और सर दर्द होना इसके आम लक्षण है, लेकिन इसे पहचाने, समय रहते इसका उपचार करें। ये क्योरेबल है, इसे ट्रीट किया जा सकता है। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, देखते रहिए आज तक।